हम एक पार्टनर से ज्यादा एक केयर गिवर है। हम हमको ऐसा महसूस होता है कि हम हस्बैंड और चिल्ड्रन के ख्याल रखने में, देखभाल करने के लिए ही ये शादी की गई है हमारी। तो ये सवाल क्यों आ रहा औरतों में, आपका क्या ख्याल है? पापा, ये अपने माशरे का बहुत बड़ा मसला है कि जहाँ से आप देखते हैं किसी को भी कोई भी आदमी है अपने आप को कुछ बेसिक हाउस होल्ड चोर्स करने के लिए आपने पेट उठा के रखा, अपने कपड़े जमा के रखा, छोटी मोटी ऐसे कुछ भी काम करके दे देते ना, तो लोग आपको देखे अरे इसकी शादी करो। तो मतलब शादी नहीं करते हैं, काम वाली डालो ना। रिसेंटली मैं मेरे ऑफिस में एक बच्चे से मिली, ही स्टेइंग ऑल अलोन विद हिज ब्रदर। फिर से ऐसे पूछ रही थी कि सब कैसा चल रहा है, तो मैं ऐसे इसको मजाक में ऐसे बात बोली, नहीं मैम मेरे को बोलते हैं वो तो सहारा के रख दिया तो मेरा मेरा शेक बिकॉज़ एक्सपेक्टिंग उसको मजाक में बोली कि इसकी शादी कर दो। मैंने इतना अच्छा जवाब दिया, आई एम लुकिंग फॉर अ कंपेनियन, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ मेड। क्या बात, सो सच एन आई ओपनर फॉर मी कि जितने पुराने लोग हैं उन्होंने कभी कंपेनियनशिप के लिए शादी नहीं करी। उनका शादी इसलिए करें कि somebody should come and take it, तो understand one thing। और वो जमाने में या फिर ये जो शादियां होती जब केयर गिविंग की फीलिंग आती है, 19-20 साल की बच्ची, ठीक है, जो लड़कपन में बनी अचानक से नहीं, उसको किसी का पला बनाया हुआ बच्चा मिल जाता, अब उसका ख्याल रखो, उसके खाने का, उसके कपड़ों का, उसको हिलना नहीं आता, उठना नहीं आता, बैठना नहीं आता, कुछ नहीं आता। ऑब्वियसली तो दिखेगा ना, अपने बच्चे होने से पहले मतलब आपको अपने शौहर कुछ भी करना शुरू कर देना पड़ता है। Marriage is a companionship between two people, to find peace, to find tranquility, not the baby anymore. 100%। तो फहीम सर, आपसे ये सवाल है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप डायनामिक्स कैसी होनी चाहिए? ज्यादातर तो मेरी नजर में यही होना चाहिए कि शौहर को सुनता रहना चाहिए, बीवी को बोलते रहना चाहिए, सुकून से जिंदगी गुजर जाए। Seriously, because you know I'm in the discussion for this because the serious talks doesn't happen with me. That's not in my blood. On a serious note, that comprehending part doesn't work of mine. So the people also have to take it in this way only, because all those intellectual answers will come from the intellectual people over here. मेरे से आप यही एक्सपेक्ट करेंगे। आशा सबसे सुकून से जिंदगी गुजरने का यही तरीका है कि आप सुनो, उनको बोलने दो, सुकून से जिंदगी गुजर जाती। That's the best thing. काफी शॉर्ट आंसर और काफी क्रिस्प आंसर था। सदाकत सर, आपसे ये सवाल है कि एक मैरिड कपल के बीच में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है बोल के ये कंप्लेन है, शिकायत है। तो आपके हिसाब से क्या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए, या अगर नहीं रहना चाहिए तो क्यों नहीं रहना चाहिए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये अगर आप लॉजिकल है तो भी और इस्लामिक है तो भी, दोनों नुक्ते नजर से अगर हम देखें तो फैमिली का जो सिस्टम है वो इस्लाम कभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम को पसंद नहीं करता है। इस्लाम में शादी के बाद दो कंपेनियन जो रह रहे हैं तो उनकी बहुत छोटी छोटी चीजें, जो हंसी मजाक से लेके आपस में जो उनका रिश्ता डेवलप होता है, जिस तरह से जब वो तन्हाई में रहते हैं, जब साथ में रहते हैं और फैमिली साथ रहती है, तो फिर बहुत सारे हडल्स आते हैं, बहुत सारी बेपर्दगियां भी होती हैं, और इन लोगों के अंदर जो इंटीमेसी, जो लव, जो केयर, ये सब चीजें जो डेवलप होती है नेचुरली, उससे कहीं ना कहीं पे एक महरूमी पैदा हो जाती है, और इसकी वजह से रिश्ता मजबूत होने के बजाय रिश्ते में खटास आती है, रिश्ता खराब होता है। इसलिए कपल के साथ फैमिली इंटरफेरेंस इलॉजिकल है, इस्लामिकली भी और ऐसे भी। तो आप अभी भी अरब कल्चर में देखेंगे, आपने सुना होगा, मैं कई अरब दोस्तों से मिला, वो सारे दोस्त उनकी शादी नहीं हो रही है। पता है क्यों? इसलिए कि वो इस लायक नहीं है कि वो अलग से घर बना सके, अलग से बीवी के लिए इंतजाम कर सके। तो अरब कंट्रीज में ये आज भी प्रॉब्लम है
क्योंकि वो लोग इस्लाम को जिस तरह समझते हैं वो जानते हैं कि शादी करो और जोड़े को पूरे तौर पे अलग से रहने का इंतजाम कर दिया जाए। वो जब तक इस इंतजाम के लायक नहीं होते हैं शादी होती ही नहीं है वहां पे। ये इजिप्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इजिप्ट के लोगों से मिला, कतर में लोगों से मिला, वो लोग क्या, जब तक ये इंतजामात होते नहीं है कि फैमिली के साथ न रह के फैमिली के आसपास पूरे वकार के साथ दो कपल रह सके, तो इसमें जो इंटीमेसी, जो लव, अफेक्शन और दूसरों का इंटरफेरेंस के बगैर जब जिंदगी शुरू होती है तो एक बहुत ही जबरदस्त जिंदगी शुरू होती है। अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जो कि आपने यहाँ के सीरियल क्यों देखे आपने, सास भी कभी बहू थी, ये सीरियल क्यों चला? क्योंकि यहाँ पे फैमिली सिस्टम के अंदर में आप रहते हो, फैमिली के साथ रहते हो। रही बात यह कि क्या हम पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रखें, बात ऐसी नहीं है। इस्लाम ये तालीम देता है कि अगर आप एक फ्लोर पे है, दूसरे फ्लोर पे या पड़ोस में आपके माँ बाप हैं, उनको रखिए, उनके साथ वक्त गुजारिए, उनके काम आइए, उनकी जरूरतों को पूरी कीजिए। लेकिन एक लड़की जो अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के आई है आपकी खातिर, पता चला कि उसको आपने अपनी फैमिली की नौकरानी बना दिया। वो न सिर्फ हस्बैंड का ख्याल रख रही है, जैसा कि अभी शाजिया मैडम ने कहा कि वो एक बच्ची आती है 19-20 साल की, उसको जो 25 साल के बच्चे को पहले दिन से संभालना है, प्लस फैमिली भी आ गई, तो सोचिए उसके ऊपर क्या बोझ रही है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत साहब। मुझे सर एक आम तस्वुर ये है कि मर्द को पैसे कमाने चाहिए और औरत को घर चलाना चाहिए, लेकिन अब की जनरेशन ये बोली कि दोनों को भी पैसे कमाना चाहिए और दोनों को भी घर संभालना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है सर? अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिले में सबसे पहले इस बात को मैं एक लतीफे से शुरू करूंगा, और वो ये है कि पिछले जमाने में हम ये सुनते थे कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है। अब ये हमारे बच्चों की मां के कदमों के नीचे जन्नत है। एक कहावत और भी आपने सुनी होगी कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। एक मूवी में ये भी डायलॉग सुना था मैं कि शादी करना एक ऐसी बेवकूफी है जो करना बहुत जरूरी है। इस पे मेरा भी एक तबसरा है कि शादी करना जैसे च्युइंगम खाने के बराबर है। शुरू शुरू में बड़ा मीठा लगेगा, उसके बाद आपको मजबूरन छापना है, अगर छोड़े तो वो किसी न किसी को चिपकेगा और बड़ी मुसीबत हो जाएगी, छुटकारा पाना मुश्किल है। एक मजाक की बात थी, लेकिन मैटर बड़ा सीरियस है। आप जरा तस्वीर कीजिए, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो बिना ट्रेनिंग के किया जाए। कोई भी काम में अगर आपको प्रोफेशनलिज्म चाहिए, कुछ तो उसका तजुर्बा चाहिए, एटलीस्ट बच्चे को भी हायर स्टडीज के लिए प्राइमरी, अपर प्राइमरी से गुजरना पड़ता है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि ये बातें ना सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी समझाना चाहिए कि बेटा आपकी शादी के बाद आपके साथ क्या होने वाला है। मेरी मम्मा ने पूछा था, बहुत सारी आंटियां, खालाएं, फूफियां सब बैठी थी। मेरी शादी से कुछ दिन पहले वो मंजे मंजे रस्मों रिवाज हो रहे थे, तो एक आंटी ने कहा देखेंगे इन्हों क्या करने वाले हैं, ये जोरू के हो जाएंगे या अम्मा के रहेंगे। मैं बोला ये तो बड़ी मुसीबत है, शादी के बाद एक प्रॉब्लम में फंसने वाला हूं। अब तक मैं पूछता था मम्मा मेरी टाई कहाँ है, मेरा शूज कहाँ है, मेरे सॉक्स कहाँ है, मेरा कोट कहाँ है। अगर मैं अपनी बीवी से पूछूंगा तो मम्मा बोलेंगे देखो कल तक तो मेरे से पूछता था, अब बीवी से पूछ रहा। अगर उसको उल्टा कर लीजिए आप, मैं बीवी से पूछूंगा तो मम्मा बोलेंगे ये देखो आ गई तो अब उससे पूछ रहा है, मेरे से नहीं पूछ रहा। तो अम्मा से पूछे तो बीवी नाराज। बहरहाल आपका जो सवाल है वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज अल्लाह ताला ने सीधे अल्फाज में दो लफ्जों में एक बात कही है कि मर्द औरतों पर कव्वाम है। हम ये समझ रहे हैं कव्वाम का मतलब यह है कि वो उस पर कंट्रोल करे, उसे मारे,
उस पर ढाक डाल के रखे, बात ये नहीं है। बात ये है बायोलॉजिकली नेचुरली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लड़की को प्रेगनेंसी दी है, बच्चा पैदा करने की जो जिम्मेदारी नेचुरली डाली गई है वो दुनिया के तमाम मखलूक में फीमेल को है। अब जाहिर बात है एक लड़की है जो ऐसे तमाम उसके सर्कमस्टांसेस से गुजरती है हर महीना, फिर प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने, उसके बाद डिलीवरी के दिन। अब आप सोचिए कि इस बेचारी पे अगर काम करने की भी जिम्मेदारी डाल दी जाए और ये जिम्मेदारी भी पूरी करे वो, तो ये जुल्म नहीं है? अल्लाह ताला ने सीधे सीधे अंदाज में बता दिया है। और फिर जो बनवट हमारी है, मर्द को थोड़ा सा सख्त बनाया गया है, उसकी आवाज अलग है, उसका थोड़ा यानी वो एक तरह से मजबूत है, औरत नाजुक है। आपके घर का दरवाजा है जो आपके पूरे घर की सेफ्टी करता है, दीवारें हैं जो बाहर से धूप बारिश तकलीफें सहती है लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट होती है। लेकिन औरत की मिसाल एक नूर जैसी है, एक लाइट है, एक शीशा है, आईना है जिसमें आप अपनी सूरत देख सकते हैं, एक टेलीविजन है जिसमें बैठे बैठे वो सारी दुनिया दिखा रही है। अब आप बताइए अगर कमाने की भी जिम्मेदारी उस पर डाल दी जाए तो ये जुल्म नहीं है? तो फिर मैं ये कहता हूं कि अगर कमाने की जिम्मेदारी भी औरतों पे डालें तो आप मेहरबानी करके प्रेगनेंसी की जिम्मेदारी ले लीजिए। इज इट पॉसिबल? आधी आधी बांट लीजिए, या आधी आधी बांट लीजिए, 9 महीने पहली डिलीवरी आप करें, दूसरी डिलीवरी आप करेंगे, कैसे मुमकिन है? साधु और शैतान मूवी में महमूद ने कहा था कि भगवान ये जो मुसीबत है इस पे औरत पे, तो वो अरुणा ईरानी जवाब देती है कभी ऐसा क्यों नहीं करते कि 1 साल इनको डिलीवरी हो जाए या ऐसे हो जाए, या आबादी कम करना है तो 9 महीने के बजाय 18 महीने क्यों ना हो? तो वो चिल्लाती है, बोलते 9 महीने संभालना मुश्किल है, 18 महीने की प्रेगनेंसी में कैसे संभालूं? तो इसमें जो मैसेज हमको देना है वो ये है कि जो काम आप करने जा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा काम है। ये आदम और हव्वा को जन्नत से निकाला गया था उनकी शर्मगाहें जाहिर होने से, वो यहां प्रोडक्शन के लिए भेजा गया है ताकि दुनिया में लोग आम हों, बढ़ें और इस जमीन से तमाम चीजें निकालें, उसको इस्तेमाल करें और उसका जाके हिसाब दें। वरना जन्नत में दोनों अकेले ही रह जाते, औलाद नहीं होती। तो ये सबसे मेन काम है। लोग कहते हैं मां का रिश्ता सबसे बड़ा है, मैं कहता हूं बीवी का रिश्ता सबसे बड़ा है, क्योंकि दुनिया का पहला रिश्ता है। बीवी बनेगी तो मां बनेगी ना। आप ये जुल्म कर रहे हैं। हाँ, अगर एक औरत मर गई है, अकेला शौहर है, तो वो घर का काम भी करेगा, बाहर का काम भी करेगा। शौहर मर गया है, अब एक औरत बेवा है, उसके ऊपर डबल जिम्मेदारी पड़ गई है, बच्चों को पालना भी है, उनको अच्छे से खाना भी खिलाना है, उनकी परवरिश, और उसके साथ साथ उनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त भी करना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह नूर में यह शर्त रख दी है कि अपनी बेवाओं की फौरन शादी करो, उनको अकेला रहने मत दो। ये एक नेचुरल सिस्टम है, इसको समझिए। और अपने बच्चों की शादी से पहले मैं भाभी से स्पेशली और भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, एक ऐसी संस्था बनाइए, एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बनाइए जिसमें बच्चे और बच्चियों का अलग से कम 100 डेज का कोर्स करवाइए, जिसमें उन्हें बताइए कि इसमें आगे जाके आपके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। समझता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब सर। शाज़िया मैम, आपसे ये सवाल है कि अगर दोनों भी हस्बैंड एंड वाइफ काम कर रहे हैं तो जिम्मेदारियों की तकसीम कैसी होनी चाहिए? जी भाई इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। जी जी, आ रही है आवाज, थोड़ा करीब ले लीजिए। मुझे इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया लेकिन इंसानी फितरत कैसा है ना, मतलब ह्यूमंस इवॉल्व, मतलब आगे बढ़ते जाते जैसे टेक्नोलॉजी आ गई, फोन आ गया, तो वैसे ही अब फिर मतलब अपना मुश्किल के जिस दौर से गुजर रहे हैं वहाँ पे मतलब लोगों की जरूरियात इतनी बढ़ गई कि ठीक है अपन इस बात को मानना पड़ता कि दोनों काम करना जरूरी है और घर चलाना जरूरी है। As rightly said, अपन प्रेगनेंसी तो नहीं काट सकते, that is not practically possible because आपने अल्लाह ताला ऐसा नहीं बनाया। लेकिन उसके अलावा ऐसे सैकड़ों चीजें हैं जो कि बांटी जा सकती हैं।
लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं बात जाती है। देखो व्हाट हैपेंस जनरली कि a man comes back from work to cook a meal and a woman comes back from the same work to cook a meal. So again this is such a discrimination. अगर औरत और आदमी इंसान भी है तो आप सामने वाले को इंसान समझोगे। बस ऑफिस में से कहीं केसेस आते हैं जहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि घर जाके भी अभी काम है और तुम्हारा कवरेज क्या है, तुम कैब में बैठ के जाना, दिन भर में बैठ के आने आप, तो जब आपका बच्चा आके थक जाता है ऑफिस में जाके आया भूल के, तो और अगर जाके तो उन्हें कैसा लगता है। तो अगर आप जमाने तक किसी एक जेंडर के साथ इतनी नाइंसाफी करेंगे तो उसके रिपरकशंस आपको मिलेंगे। कोशिश अपन ये कर सकते कि जो बायोलॉजी की जो अल्लाह ताला जो बनाए उसको नहीं काट सकते, क्योंकि कल्चर जो चीजें हैं, दुनिया की जो चीजें हैं जो कि बढ़ सकती हैं, हाउस होल्ड चोर्स है, अगर आप लोगों की जब आप कमा रहे हैं तो कीप अ हाउस है। और माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी घर का काम करना नहीं है, माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की जो है ना परवरिश करना। एंड आई एम सॉरी आई एम गेटिंग लिटिल पर्सनल, मगर आई वांटेड टू से दिस ऑन अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। देखो आई एम अ मदर ऑफ 3 गर्ल्स एंड भाई मुला साहब मेरे बिल्कुल पास में बैठे हैं, उसमें कैसा क्या है देखो पकाना आता, लेकिन मैं पूरी 25 साल की शादी में आई हार्डली कुक, मैं बहुत कम बनाई, बहुत कम उनको चाय भी बनाती थी, लेकिन माशाल्लाह दिस एंटायर थिंग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय माय 3 सन। जो माँ किचन में से निकल के अपने बच्चों को टाइम देती ना, तो उनके बच्चे I don't have platform to say this. तो कभी नहीं पता ही मजेदार खाना बना के अपने बच्चों को नहीं खिलाई, मैं किचन में घंटों नहीं ठहरी। आज माशाल्लाह मेरे बच्चे इतना बड़ा, मेरे 3 बच्चे मिलके ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर सके। मैं उनको शायद चाय बनाई भी बनाना से नहीं बनाई तो I would like him to add something here. खाना पकाने की जरूरत ही नहीं थी, मेरे को ना पका दी। तो खैर ये तो अल्लाह तफन्नुन अर्ज करा, लेकिन वाकई में मैं जैसे बहुत सारे लोग तब नहीं थे, मैं जब बोला कि मैं ज़ेरे परवरिश इनके बड़ा हुआ तो बहुत सारी चीजें मेरे को सीखने को मिली, और मैं बड़ी शान से ये बात बोलता हूँ, पब्लिकली ये बात लोगों के सामने इस बात का एतराफ करता हूँ। हम सारी जिंदगी यही देखे, मतलब कई मेरे यहाँ पे शायद मेरे भाई और बहनें थी, कुछ मैं खलेरी बहनें, कई बहनें मेरी जो है घराना छोड़ दिए ये बोल के कि भाई हम आपसे मिलने के लिए आते, मेरी अम्मी के लिए बोलते कि हम आपसे मिलने आते लेकिन आप किचन में चले आते। तो किचन से ऐसी कैसी मोहब्बत है कि जो लोग आपसे मिलने के लिए आए आप उनको वक्त नहीं दे रहे, उनको उनके लिए कुछ बनाने के लिए कोई घर से भूखा तो नहीं आया ना, घर जाके भी खा सकता होंगे, कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था ना कि मजे मजे के खाने खिलाना, बच्चों को मजे मजे के खाने खिलाना, इतने मजे मजे के खाने खिला दिए बच्चों को कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो उस चीज को रोकना जरूरी है। तो इंशाल्लाह कोशिश है जारी, जब वो आना चाहा तो आगे इंशाल्लाह हमारे जैसी कुलत्ता नस्ल नहीं आएगी, अच्छी नस्ल आएगी आगे। देखिए शाजिया मैम से ये भी आप लोग समझिए कि जो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने का, उसमें यही मसाइल नहीं है कि खाना कौन बना रहा है और कौन कितना ये कर रहा है। इसका सबसे बड़ा पहलू जो है वो तरबियत का पहलू है, और ये मैडम आपको ज्यादा बेहतर बता सकती है कि जब एक मदर अपने बच्चों की तालीम में, तरबियत में जो रोल अदा कर सकती है, वो दुनिया की कोई ताकत, कोई टीचर अदा नहीं कर सकता। क्या बोलते हैं? वाह, Thank you so much. I'm dragging your attention. I'm sorry for this, Mama, but I was waiting for this moment. तो देखिए बात करते हैं अपना जरूरत, मतलब जितना भी अपने जिंदगी में टाइम दी अपने बच्चों की तरबियत, उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई, जो भी मतलब उनको शेप करने में ज्यादा देखिए साइकोलॉजी में भी और जितने भी स्टडीज आपको यही बताएंगे कि आप जब अपने लर्निंग पीरियड ऑफ अ चाइल्ड इज फ्रॉम 0 to 6 years, उसको बहुत न्यूरोप्लास्टिसिटी के साथ आप खींच के 10 साल में ला सकते हैं।
तो वो जो है आपके बच्चे के फाउंडेशनल ईयर्स है, तो कोशिश करिए कि ना अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वक्त दीजिए। देखिए जैसा बच्चे अगर खाना नहीं खाए तो जिस्मानी तौर पे कमजोर हो जाते हैं, वैसे ही अगर उनको सही ये चीजें अगर वे करेक्ट नहीं करें एट द राइट टाइम, तो ये ज़हनी ग्रोथ रुक जाती है। तो फिजिकल ग्रोथ एंड इमोशनल एंड मेंटल ग्रोथ आर इक्वली कॉमन। अपने पास क्या होता है कि अपन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उनको मिला के तंदुरुस्त कर देते हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे भी उनको तंदुरुस्त निकालना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सलामत भाई एंड एवरीवन फॉर द एक्स्ट्रा टाइम फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। इट्स एन ऑनर मैम। सदाकत सर, आपसे ये सवाल है कि क्या एक औरत को अपने हस्बैंड पे पैसों के लिए डिपेंड होना चाहिए? क्योंकि दुनिया ने देखा है कि जो शख्स पैसे देता है उसको किसी भी चीज के लिए इजाजत लेनी नहीं पड़ती, लेकिन जो शख्स किसी से पैसे लेता है उसको इजाजत लेनी पड़ती है उस शख्स से जो पैसे दे रहा है। तो आपका क्या ख्याल है? मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर शौहर के पॉकेट से बीवी निकाल सकती है बिना इजाजत के, ये पूछना चाह रहे हैं? देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बाज़ व बिमा अनफक़ू मिन अमवालिहिम। माल का जिक्र ये मर्द के साथ अल्लाह ने किया है। अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें तो आपका निकाह ही कबूल नहीं होगा अगर आप ये नहीं बोलेंगे कि आपका नाम नफ्ते की जिम्मेदारी हमारी है, आप हर निकाह में कबूल करते हैं। वाह। तो माल, रही बात ये एक दूसरा घपला चल रहा है, वो क्या चल रहा है कि हस्बैंड जो है माल तो देता है लेकिन बीवी की विरासत में वो समझता है कि बीवी को जो आ रहा है वो सब मेरा है। ये गलत बात है। अल्लाह ने फरमाया कि लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, मर्दों के लिए वो है जो मर्द की कमाई है, वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, और औरत के लिए वो है जो उसकी कमाई है। लेकिन ये इसलिए कहा गया ताकि मर्द जो है औरत का माल हड़प ना कर ले। औरत का जो माल है उसका अपना है। और रही बात डिपेंडेंसी की, तो ये शरीयतन, लॉजिकली, अक्लन, हर एतबार से मर्द का माल औरत ले सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुजीब सर, आपसे ये सवाल है कि ये सुनने में बहुत आता है कि एक दूसरे की इज्जत बहुत करना चाहिए हस्बैंड और वाइफ में, लेकिन इसके असल में प्रैक्टिकल मायने क्या है? इज्जत एक ऐसी सीढ़ी है जहां तक पहुंचने के लिए उससे पहले वाली सीढ़ियां चढ़ना जरूरी है। ये एक फ्लोर है। इज्जत उसी इंसान की होती है, चाहे वो बीवी हो, शौहर हो, बाप हो, माँ हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, बॉस हो, एम्प्लॉय हो, कोई भी हो। इज्जत उसी वक्त होती है जब उसके अंदर वो क्वालिटीज हो। एक इंसान के पास क्वालिटी नहीं है, वो सिर्फ डरा हुआ है उससे और डर के इज्जत कर रहा है। इज इट पॉसिबल इसे इज्जत कहेंगे आप? ये तो डर है। तो जाहिर बात है अगर आप इज्जत कर रहे हैं तो इसके अंदर लाजमी बात है कि उसकी क्वालिटीज वैसी है जिसकी वजह से आप उसकी सच्ची इज्जत कर रहे हैं। अब सवाल यह है उससे नीचे वाला फ्लोर क्या है? क्वालिटीज आती कैसे हैं? क्वालिटीज आती हैं इल्म से, और वो भी वो सच्चा इल्म जो उसके पैदा करने वाले ने भेजा है। आपको पता चलना चाहिए ये क्वालिटी है और ये जो है ये मेरे अंदर बुरी खसलत है। इल्म के अंदर उसके नीचे वाला जो बेस है उस बात का, उसकी आखिरी सीढ़ी, वो उसकी तरबियत। जब तक आप अपने बच्चे को ये नहीं सिखाएंगे कि ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये क्वालिटी है और ये जो है आपकी बुरी आदत है, तो उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं आएगी। क्वालिटी नहीं आएगी तो कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा। इज्जत नहीं करेगा तो उसके बाद उसकी मोहब्बत नहीं होगी। तो ये ऊंचे वाली फ्लोर है, ऊपर वाली फ्लोर है। इज्जत के ऊपर मोहब्बत का फ्लोर है। प्रैक्टिकल माने यही है कि ये एक छुपी हुई सीढ़ी है जिसके नीचे और 3-4 सीढ़ियां हैं। आप किसी की इज्जत करते हैं तो इट्स अंडरस्टूड कि उसके अंदर वो क्वालिटी है। थैंक यू सो मच मुजीब सर। शादी मैम, आपसे ये सवाल है
वो ये कि एक पुरानी रिवाज चलते हुए आ रही है कि एक लड़की सवाल नहीं पूछ सकती ज्यादा, और सास ससुर की खिदमत करना जरूरी है, और घर के सारे काम करना जरूरी है एक लड़की के लिए। तो क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये रिवाजों की वजह से लड़कियों में एक किस्म का रिजेंटमेंट पाया जाता है? एब्सोल्युटली फरहान, देखिए, लेकिन मैं इसको इस तरीके से एड्रेस करूंगी कि मेरे पास जब भी इस किस्म के केसेस आते हैं जहाँ पे बच्चियां आके मेरे को बोलते हैं कि हमारे शौहर ऐसा कर रहे हैं, हमारे ससुराल वाले ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि माँ को सवाल उठाने दे रहे हैं, माँ को बोलने नहीं दे रहे। मेरा सबसे पहले कौन से ये सवाल रहता है, ये सब चीजें आपके साथ, ये सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ है, ठीक है। मैरिटल अब्यूज अगर उसको बोल रहे हैं या शादी में तकलीफा बोल रहे हैं, वो सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ है। लेकिन जहां से इवन इन अर्बन सोसाइटी जब एक बच्ची पैदा होती है तो उसको बचपन से उसके जहन में ये बिठा दिया जाता है कि अगर तुम ज्यादा जवाब नहीं दे रही, तुम सुन ले रही, तो पहले ये सबमिसिवनेस इन द नेम ऑफ लव अपने खुद के घर से शुरू होता है कि उसको पहले अपने घर में जवाब देने की, अपने घर में जो है उसकी सवाल उठाने की इजाजत नहीं देती, उसको वैसा शेप करते शादी तक लाके। और शादी एक मतलब अपनी खुद की बच्ची की शादी एक इतनी जरूरी चीज दिखती है कि नहीं तो उसकी जिंदगी अधूरी दिखती। लोग मतलब पैसे दे के समझते कि ना शादी मतलब जहेज दे के समझते कि करोड़ रुपए डाउरी में दे के समझते, फ्लैट दे के, घर दे के, बंगला दे के समझते कि हमारी बच्ची की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगेन रिसेंटली एक केस हुआ, मैं तो पूरा केस तो हाईलाइट नहीं करूंगी, एक केस में जहाँ पे 5 करोड़ रुपए वो लोग डाउरी में दिए और उस औरत को अपने 6 साल के बच्चे के सामने जिंदा जला दिया गया। तो वो बहुत इनह्यूमन एक्ट था ससुराल वालों की तरफ से। लेकिन मेरा पहले ये सवाल है वो माँ बाप से कि 5 करोड़ दे के आप अपनी बच्ची को बेचे क्यों? मतलब आप 5 करोड़ अपनी बच्ची पे इन्वेस्ट कर दे, कम से कम उन्हें अच्छी जिंदगी गुजारनी। आपको कैसा दिखा कि आप बच्ची भी दे देंगे, 5 करोड़ भी दे देंगे, उसके बाद उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो दीज थिंग्स हैव टू बी वर्कड ऑन अ ग्रासरूट लेवल। और अपनी अर्बन सोसाइटीज में जब बोलते हैं कि हम आपको बच्ची पैदा हुई तो बहुत खुशी हो रही, हम बेटा बेटी में फर्क नहीं करते, तो अपनी बेटी को जो है सो कि खुद मुख्तार निकालिए, अपनी बेटी को सवाल पूछने की इजाजत दीजिए, उसको अपनी जिंदगी की चॉइसेस करने के जो है सो कि वो दीजिए। अगर आपको अपनी परवरिश पे भरोसा है ना, तो आपका चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आपको इस बात का डर नहीं रहता कि उन्होंने क्या करें। सो आई वांटेड टू डाइवर्ट दिस हियर, क्योंकि मेरे को रूट कॉज आइडेंटिफाई करना था फरहान, ये इसीलिए बोलना कि तो बचपन से वैसा शेप कर देते तो आप ऑब्वियसली आप ससुराल में आके तो आप फिर जवाब देना या आपको तस्वुर ही नहीं रह जाता ना उस चीज का। 100%। थैंक यू। वहीम सर, आपसे अच्छा आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, बस जी जी। ये देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि ये जो फैमिली का निजाम है ये गैर इस्लामी है। जब वो हस्बैंड के साथ रहेगी तो कंपेनियन के साथ कुछ भी सवाल जवाब होगा, कंपेनियन के साथ होगा सवाल जवाब। फैमिली सिस्टम इस्लाम में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सारी लड़ाई की जड़ यही है कि आप एक साथ रखते हो माँ बाप सास ससुरे, फिर लोग बोलते अरे अम्मा को छोड़ के कैसा रहता अकेले, बाबा को छोड़ के अकेले कैसा रहता। अरे भाई तुम शादी क्यों कर रहे हैं, एक साथी रख लो, क्यों कर रहे हैं शादी? अरे उस जरा सा सोचो, इस्लाम ने ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं रखा? इसीलिए नहीं रखा ताकि आपको माँ का हक अदा करना है, आप पड़ोसी बना लो, ऊपर फ्लैट में रख लो, है ना। लेकिन एक घर में अगर रहोगे तो ये जो मतलब बदमजगियां पैदा होती हैं उसकी वजह यही है फैमिली सिस्टम, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। और 90% केसेस यहां तक के शौहर और बीवी में तलाक भी ये फैमिली सिस्टम की वजह से ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे फहीम सर से एक सवाल है, वो ये कि आर सोशल मीडिया एक्सपेक्टेशंस हार्मिंग मैरिजेस टुडे? Absolutely, they are harming. Let's take our own example as of now. Isn't it that we have fights? We've been saying this openly. We do have fights. We do have ugly moments in life. It's not possible. अगर वो नहीं है तो जिंदगी नहीं चल सकती. It's a part and parcel of life. लेकिन लोगों को ऐसा दिखता है कि जो है अरे क्या मतलब कपल है, कपल गोल्स, लव गोल्स, as if जो है ना मतलब ये उम्र में भी जो है चांद पे शहद खा रहे. It's not possible, right? So expectations become higher. So people need to understand that what you see is not that truth. You need to do your own study. You need to understand the faults within yourself.
You need to understand you can make your life better. It's not that you can't make your life better, but at the same time you don't have to decide your life with the parameter of someone else's life. Be it film stars, be it politician, be it anybody, or be it social media people like us. We do come on stage. It's not possible that we are making a reel and we are fighting on the reel. And lately we've started that just to make sure, let the people understand that this is a normal part, not normal way of life. So yes, people do have very wrong expectations. हर किसी को she keeps telling this very good thing. वो वीडियोस देखने से या फिल्म्स देखने से, सोशल मीडिया देखने से हर लड़की को ऋतिक रोशन होना है और हर लड़के को ऐश्वर्या राय होना है. That's not possible. 100% सर, 100%. सदाकत सर, आपसे एक सवाल ये है कि हस्बैंड और वाइफ के एक दूसरे पे क्या हुकूक है और कुरान क्या बताता है? कुरान की रोशनी में इसका जवाब दीजिए. देखिए, कुरान का जो उसूल है इस सिलसिले में, सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया वला तनसउल फज़्ल बैनकुम, आपस में फजल का मामला हो, मोहब्बत का मामला हो. और अल्लाह ने जो मिसाल दी है हस्बैंड और वाइफ की, वो अगर आप समझ लें तो आप इस पूरे हुकूक को समझ सकते हैं. अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारे लिए लिबास है, कपड़ा है, और तुम उनके लिए कपड़ा हो. मतलब बीवी की इज्जत, तुम्हारी इज्जत. कपड़ा क्या करता है? कपड़ा आपके नंगेपन को दूर करता है, ढक लेता है. तो अब आप सोचिए कि कोई बीवी सड़क पे अपने हस्बैंड की इज्जत उछालेगी क्या? इसी तरह से कोई हस्बैंड अगर आपस में, जैसा अभी कहा कि नोक झोंक ये पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, लेकिन हम उसको जाके अपनी अम्मा से, बीवी अपने अम्मा से नहीं करना चाहिए. अल्लाह ने जो उसूल बताया है वो ये कि आप दोनों एक दूसरे की इज्जत हो, लिबास हो. तो लिबास जहां आपके नंगेपन को ढकता है, वहीं पे आपको हर तरह की गर्मी, सर्दी, उसके हिसाब से आप लिबास चूज करते हो. तो आपको कंफर्ट भी देता है, क्या बात, आराम भी देता है. तो लिबास को अगर आप समझ लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि इसमें लंबा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है कि बीवी के ये 50 हुकूक है, हस्बैंड के ये 50 हुकूक है. जरूरत नहीं है. कुरान की एक आयत जो मैंने अभी पढ़ी, 2 आयतें पढ़ी मैंने, और सेम सूरह बकरा की है, वला तनसउल फज़्ल बैनकुम, आपस में फजल और एहसान को नहीं भूलना. दूसरी बात क्या कही अल्लाह ने? औरत, हुन्ना लिबासुल लकुम, औरत को पहले मेंशन किया कि औरतें तुम्हारा लिबास हैं, औरतें तुम्हारा लिबास हैं. क्योंकि मर्द के पास ताकत है, गुस्सा है, वो पहले गलती करेगा, चिल्लाएगा बीवी पे. तो अल्लाह ने कहा कि अरे तुम किस पे चिल्ला रहे हो? वो तुम्हारा वकार है, वो तुम्हारी इज्जत है. हुन्ना लिबासुल लकुम. फिर फरमाया कि और तुम व अंतुम लिबासुल लहुन, और तुम उनका लिबास हो. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत सर. मुजीब सर, आपसे एक आखिरी सवाल ये है, उसके बाद हम 2 क्वेश्चंस ऑडियंस से लेंगे, देन वी विल एंड दिस कन्वर्सेशन. वो ये है कि अभी के दौर में औरत और मर्द एक दूसरे को अपना दुखड़ा नहीं सुना सक रहे कि इस डर से कि फ्यूचर में अगर कभी लड़ाई होंगी तो आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे. तो ये क्यों हो रहा और इसका सोल्यूशन क्या है? इस बात के जवाब में मैं सबसे पहले आप सबसे गुजारिश करूंगा कि कभी भी जिंदगी के एक सिचुएशन को देख के आप कोई फैसला मत कीजिए. जितनी अपनी बातचीत हुई है, किसी खास सिचुएशन पे हम कर रहे हैं. औरत को कमाना चाहिए, नहीं कमाना चाहिए. मेरी अपनी 2 बड़ी बेटियां, मैंने उनको कमाने के लायक बनाया है. मैंने कहा बेटा आप एजुकेटेड रहो, अपनी आने वाली नस्ल को एजुकेट करने के लिए. शादी के बाद
आपके हस्बैंड इजाजत देंगे या किसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको काम करना है, जॉब करना है। अगर वो चाहते हैं घर में रहें तो घर में रहें। फिर एक ऐसा पीरियड आएगा जहां वो जैसे ही प्रेगनेंसी के दौर से गुजरेगी, इसके बाद फिर एक ऐसा दौर आएगा जिसमें बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो सारा काम संभालेंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। कभी भी किसी बात को समझना हो, जवाब देना हो या प्रैक्टिकल रिएक्ट करना हो तो आप पूरी जिंदगी को देखिए, पूरे इंसान को देखिए। यहां ये बात जो हो रही है कि मैं अगर अपनी कोई दिल की बात तुम्हें बताऊं तो कल कोई ऐसी बात ना हो कि कल उसी का ताना तुम मुझे दो। शौहर डर रहा है कि मैं अगर अपने दिल की बात तुम्हें बता दूंगा। हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी बच्चियां जो है वो जाते ही अपनी अहमियत दिखाने के लिए बताती हैं, मुझे मेरे मामू के बेटे का रिश्ता आया था, जिंदगी भर मामू के घर जाने नहीं देगा उन्हें। फिर बोलते हैं हमारे मियाँ शक कर रहे हैं हम पे, मेरी फूफी का लड़का तो जिंदगी भर मेरे पीछे ही पड़ा रहा लेकिन शादी तुम्हारे से हो गई, यानी तुम इतने खुशकिस्मत हो, वो बेचारा बदकिस्मत है, फूफी के घर जाने नहीं देगा। वो पूछेगा वो आया था वो मेरा भाई फिर तो आप इसकी तो अब ये बिल्कुल वही बात का जवाब है नहीं है, बताइए आप। यानी मैं अपनी दिल की बात बता के गलती करी क्या? आज तुम मेरे भाई का ताना दे रहे हैं, तो ये बात तो आएंगी। अच्छा, एट द सेम टाइम वाइस वर्सा देखिए आप, मेरा तो बचपन में फुफेरी बहन से, चचेरी बहन से, खलेरी बहन से चक्कर था। मेरी फला फला स्कूल में फला मेरी एक फ्रेंड थी, कॉलेज में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, तो आपने बता दिया वो सब कुछ। अच्छा, अब वो पढ़ी सो पढ़ी, अब ऑफिस में भी तुम दोनों साथ काम कर रहे तो फिर बड़े मजे हैं तुम्हारे, अब तुम्हारा घर में दिल कहाँ लगता? ये बात तो होना ही होना है। तो जैसे भाई ने कहा, मोहतरम शख्सियत है, मैं आपको अपना उस्ताद मानता हूँ, मैं बाजू बैठने के भी लायक नहीं हूँ। सदाकत भाई एक मोहतरम शख्सियत है, एक आलिम आदमी है, मैं तो जस्ट अजरा है तफन्नुन जवाब देने के लिए बैठा हूँ। मेरी अपनी खिदमत आप ही को देख के मुझे इंस्पिरेशन मिला, फहीम भाई जैसे, भाभी जैसे दोस्तों से एक अच्छा वक्त गुजरा हमारा। तो आप अच्छी तरह समझिए कि बात को पूरे सर्कमस्टेंसेस में रख के देखिए, और किसी के साथ भी कोई बात कर रहे हैं, ये बात सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान नहीं, दोस्तों के दरमियान भी है। आप अपने नौकर से कोई कमजोरी बयान कर देंगे, लिहाजा ऐसी बात मत कीजिए। पुरानी मिसाल है, पहले तोलो फिर बोलो। क्या जरूरत है गैर जरूरी बातें करने की? और हर गैर जरूरी बात, एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूं मैं, हर गैर जरूरी बात जिसकी वहां जरूरत ना हो यकीनन आपको नुकसान पहुंचाएगी कभी ना कभी। बहुत बहुत अभी ये सवाल जो है, जो हमारे फुरकान भाई ने पूछा, ये बीवी और हस्बैंड के सिलसिले में ये सवाल जब होगा जब उनके रिश्ते ही नहीं है बीवी और हस्बैंड वाले, वरना सबसे बड़ा राजदार, बीवी से बड़ा राजदार मैं समझता ही नहीं कोई दूसरा हो सकता है। वाह वाह वाह। अगर राज की बात आप बीवी से नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि या तो आप गड़बड़ है या बीवी गड़बड़ है। बहुत खूब सदाकत साहब, मुजीब सर। तो अब ये एक लास्ट क्वेश्चन, हम अगर किसी के पास कुछ क्वेश्चन है तो जरूर बताइए, देन वी विल एंड दिस पैनल डिस्कशन। तो बस हाथ उठाइए, किसी के पास कोई क्वेश्चन है? एनीबॉडी? नोबॉडी? चलिए डन। थैंक यू सो मच पैनलिस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी वेरी मच सर। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है, मैंने भी काफी चीजों की दिल में रोशनी डाली है। मैरिड पर्सन ऑफ कोर्स, यस। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। बट बिफोर completing this session, we have small appreciations as a guest. I like to request Rahim sir and Bhabhi to do the honor. Thank you very very much for coming and joining us. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम कमिंग एंड जॉइनिंग अस।
Farman, thank you so much for the hampers. Truly appreciate your gift. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, guests. Thank you all the panelists for being here, and I hope after in discussion enjoyed that I'm brainstorming I hope everybody enjoyed this session. And it will be available in YouTube also after this. I would again insist the jockey podcast making a kind of podcast we have, and thank you so much once again, Bhagwan, for being here and for partner for this show. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Yeah, बहुत अच्छे। And I say, why we got अच्छे कलाकार भी हैं।